हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडीज करनी है और कल ही बता दिया था चैप्टर खत्म हो गया नोट से, बुक से खत्म नहीं होता। ठीक है जी। फास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, पेपर में भी सभी केस स्टडीज कर रहे हैं और जो भी कुछ हम और ऐड कर रहे हैं बेटा वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने नोट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर पास्ट ईयर में आया है तो बेटा फ्यूचर ईयर में भी आएगा ही। चलो जी बेटा, चर्चा शुरू कर रहे हैं। बाबू, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में एक हेडिंग ऐड कर लो फटाफट से। बेटा हेडिंग का नाम लिखो शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, जिन्होंने नहीं लिखा हो बेटा हेडिंग का नाम लिखो शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। फटाफट से ऐड करो ये हेडिंग। वो पेपर बनाकर लाए होंगे आप, और अगर आप सीरियस नहीं हो, पेपर नहीं बनाकर लाए सर, देखो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, मेरे पे समय बहुत लिमिटेड है, मैं बर्बाद करने के लिए तो है नहीं समय। ठीक है जी बाबू, कर लिया ऐड, बस ठीक है। और बेटा जिनके पास पहले से पेपर है उन्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उनका ऐड हुआ होगा। बाबू शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस हेडिंग क्या कहती है, मेरी तरफ देखना। कई बार बेटा, अब एक कंपनी है जिसमें 30,000 शेयर होल्डर हैं, कई कंपनीज ऐसी हो जाती है जिसमें 50,000 है, कई कंपनी ऐसी हो जाती है लाखों में पहुंच जाते हैं शेयर होल्डर। रिलायंस के पास आज की तारीख में बेटा 14 लाख शेयर होल्डर हैं। ठीक है ना जी, 14 लाख लोग उसमें शेयर होल्ड करते हैं रिलायंस के पास। बेटा अब कहीं ना एक मेजॉरिटी जरूर ऐसी होती है जो चाह रही होती है कि डिविडेंड रेगुलरली दे दो भैया, हमें तो हमें नहीं है कि आप रिटेन करो पैसा, कुछ भी दे दो, बस रेगुलरली देते रहो। कई बार तो मेजोरिटी ऐसी होती है। ठीक है ना, और ये मेजोरिटी कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। जो एक सर्टेन एज क्रॉस कर चुकी होती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है 40 के बाद वाले, उनको लगता है बेटा उनका ना रिस्क एपेटाइट नहीं होता, उनमें रिस्क झेलने की ताकत नहीं होती, रिस्क झेलने की ताकत खत्म होती जाती है 40 के बाद। ठीक है ना, तो बेटा वो क्या चाह रहे होते हैं, कंपनी ने अगर 10,000 भी कमाया ना बांट दो, 10 लाख कमाया बांट दो, 20 लाख कमाया बांट दो, कुछ भी नहीं रखो, एक कुछ ना कुछ जरूर देते रहो, चाहे कम कमाया देते रहो बेटा। लेकिन अगर मैं कहूं आपके पास मेजोरिटी ऐसी है, कई बार होती है, बहुत सारी कंपनीज के पास ऐसी होती है कि मेजोरिटी शेयर होल्डर कहते हैं भाई अगर कम कमा रहे हो ना तो मत दो, ऐसे ही हम परेशान होंगे, जाड़ भी गिल्ली नहीं होगी। ठीक है ना, वो कहते हैं कि अगर आपने एक हैंडसम रिटर्न कमा लिया है उस साल ही बांटना, चाहे 2-3 साल लग जाए बांटने में। और जनरली ये सोच किसकी होती है बेटा, ये सोच यूथ की होती है कि कम ना दो, 10-20 हजार कमा रहे हो अपने पास रखो, जब हो जाए ना तुम्हारे पास लाख 2 लाख इकट्ठे तब बांटना, उससे पहले बांटने की जरूरत नहीं है। तो बेटा कंपनी डिविडेंड बांटते टाइम अपनी शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस को जरूर दिमाग में रखती है। अगर मेजॉरिटी चाहती है रेगुलरली डिविडेंड बांटो, चाहे वो स्मॉलर इन अमाउंट है, तो बेटा वो रेगुलरली बांटेगी। अगर बेटा मेजॉरिटी ये कहती है कि ह्यूज अमाउंट ही बांटना, चाहे 2-3 साल रुक के बांटना, तो बेटा कंपनी उस मेजॉरिटी को भी उतना ही ध्यान में रखेगी। समझ आई, जहां मेजोरिटी वहां कंपनी। रेगुलरली बांटने वाले लोग जाने हैं तो रेगुलरली बांटेगी, और नहीं है बेटा रेगुलरली वाले लोग वैसे हैं कि बेटा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद बांटो लेकिन तगड़ा बांटो, तो बेटा कंपनी उसको भी ध्यान में रखेगी। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। क्लियर हो गई बात, पहला नया फैक्टर पढ़ लिया, बहुत सारे पढ़ने हैं बेटा। और आपको बता देता हूं 3 दिन लगाने हैं मैंने, सैटरडे को बेटा खत्म होंगे ये केस स्टडी वाला पोर्शन। उसके बाद हम पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वो फॉर्मेलिटी होगी इसको करने के बाद। बाबू केस पढ़ना, आंसर भी आपके सामने ही है, फटाफट से केस आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पीडी पढ़ना बेटा। बात समझ में आई। मेजॉरिटी शेयर होल्डर कंपनी के इस टाइम पर क्या चाहते हैं कि रेगुलर डिविडेंड मिलता रहे, तो बेटा कंपनी ने क्या करा, रेगुलरली ही बांटना शुरू कर दिया उस मेजॉरिटी को दिमाग में रख के। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ाएं आगे बेटा। नेक्स्ट केस सिंपल है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। कहता है कंपनी की आरओआई है 10 से 12%, और दो सिचुएशन है जहां पर डेट से आप पैसा ले सकते हो। एक सिचुएशन में 9% इंटरेस्ट से मिलेगा, दूसरे में बेटा 13% से। आपको क्या लगता है, ऑप्शन ए इज बेटर और बी इज बेटर, और बाद में बेटा कंसेप्ट का नाम बताना है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो कौन सा ऑप्शन बेटर है, वेयर आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, वही अच्छा नहीं है?
यानी कि बेटा ऑप्शन ए इज बेटर। ऑप्शन बी में क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट रेट बड़ा हो जाएगा आरओआई से। तो अब ये ऑप्शन बेटर है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलेगा, ईपीएस बढ़ जाएगा। ठीक है जी, बढ़ जाऊं आगे, अगर स्पीड पे चलूं तो भैया बता देना। चलो खैर ये भी फैक्टर समझा देते हैं पहले। बाबू वर्किंग कैपिटल में दो फैक्टर ऐड करो, वर्किंग कैपिटल में दो फैक्टर ऐड कर रहे हैं आप बेटा। बाबू पहला फैक्टर है क्रेडिट अलाउड, और बेटा दूसरा फैक्टर है क्रेडिट अवेल्ड। ये दो फैक्टर आप लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब है। लिख लो बेटा जो जो लिख रहे हैं। बाबू अब मतलब समझने की कोशिश करो, इनके क्रेडिट अलाउड और अवेल्ड के मतलब क्या है। बेटा क्रेडिट अलाउड का मतलब है उधार देना, और क्रेडिट अवेल्ड का मतलब है बेटा उधार का मिलना। ठीक है जी बेटा, मान लो पहले मैं क्रेडिट अवेल्ड की चर्चा करता हूं। मान लो बेटा जब आपने बिजनेस ओपन किया तो बेटा आप एक सप्लायर से गुड्स खरीदने लगे। वो सप्लायर इतना कोऑपरेटिव निकला कि आपकी दो डीलिंग्स के बाद ही उसने आपको ये कह दिया मैं आपको अनलिमिटेड उधार देने को तैयार हूं, जितना मर्जी उधार ले लो मुझसे, कोई टेंशन नहीं है, आप सामान रखो दुकान पे। सर अगर मेरे को इतना रेडिली अवेलेबल क्रेडिट मिल रहा है तो आप ये समझो ना, मेरी वर्किंग कैपिटल नीड तो ऑलमोस्ट जीरो है। मुझे अपना पैसा लगाने की क्या जरूरत है धंधे में, सामने वाला उधार दे रहा है ना, मुझे अपना पैसा फंसाना है स्टॉक के अंदर। कोई वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिए सर, जीरो चाहिए आपको। उसकी दुकान से करोड़ रुपए का सामान उठाओ और करोड़ रुपए का दुकान पे डाल दो, उसने तो मना ही नहीं किया ना आपको। अगर क्रेडिट अवेलमेंट इतनी इजी हो जाए तो बेटा वर्किंग कैपिटल नीड बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट नील हो जाती है, एंड वाइसा वर्सा। समझ में आता? अगर सामने वाला कहे उधार तो तू छोड़ दे, एडवांस देगा उसके 2 महीने के बाद दूंगा तेरे को गुड्स, सर मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो पता नहीं कितनी हो जाएगी फिर। समझ में आ रही है बेटा बात? क्लियर है? सेम बात क्रेडिट अलाउड के साथ है, अगर समझदार हो तो समझ भी गए होंगे अब तक बात। बेटा अगर मैं अपने कस्टमर्स को अंधाधुन उधार बांटना शुरू कर दूंगा तो बेटा मेरी वर्किंग कैपिटल नीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। पीछे से गुड्स नगद खरीद कर ला रहा हूं, आगे कह रहा हूं ले लो उधार जितना लेना है। सर एक ही दिन में दुकान खाली कर जाएंगे लोग, तो अगले दिन फिर भरने में लगाऊंगा कैश, तो भैया मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर मैं क्रेडिट अलाउड करूंगा बेटा ऐसे। एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा समझ गए ना? अगर सामने वाले को मैं ये कह दूं भाई तू पहले एडवांस दे, एडवांस देगा तो 1 महीने के बाद तुझे गुड्स दूंगा, तो मेरी अपने पैसे क्या लगे, जीरो। उसके पैसे आ भी गए मेरे पास, मैंने उसके पैसे यूज भी करे, उसके पैसे से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करे, उससे ही पैसे से रॉ मटेरियल खरीदा, आराम से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का उसको दे दिया, मेरा क्या लगा, 1 रुपया भी नहीं है, गठनी भी नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जो इस टाइम क्रेटा की डिमांड है। आपने पिछले साल देखा ना क्रेटा के हालात क्या थे, 6 महीने की बुकिंग पे दी क्रेटा। वहां इंसान फेंक के आ रहा है 5 लाख, कोई 10 लाख फेंक के आ रहा है बुकिंग अमाउंट, कोई 12 लाख फेंक के आ रहा है, सर हमें दिलवा दो पहले कार, सर हमें दिलवा दो पहले कार। अब मैं सोचू बेटा Hyundai ने अपनी जेब से क्या लगाया, धनिया नहीं, उसकी वर्किंग कैपिटल नीड जीरो। आपने इतना एडवांस फेंक दिया है उनके पास, उनको अपना क्या लगाना है, रॉ मटेरियल आपके पैसों से खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट आपके पैसों पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और डिलीवरी देने में 6-6 महीने लगा रहे हैं, आपके तो पैसा यूज कर रहे हैं वो, उनकी वर्किंग कैपिटल नीड क्या है। समझ में आई बेटा बात? वो होता वैसे बड़ा रेयरली है, कार के केस में कोई कोई कार ही होती है बेटा जो ऐसी हिट होती है। चलो जी, क्या सेम बात है जो मैंने अभी क्रेटा के लिए बोली, पढ़ना फटाफट से, हेडिंग क्लियर करो फटाफट से। बेटा समझ में आया क्या केस था? कंपनी को एडवांस पैसे मिल रहे हैं 4 से 6 महीने के लिए, और उसके बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी दे रही है कंपनी। तो बेटा अगर इतना एडवांस आपको मिल रहा है तो बेटा क्रेडिट अलाउड कहां कर रहे हो आप? ये तो वाइसा वर्सा वाली बात हो गई ना। एक तो होता है मैं उधार बांट रहा हूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल नीड बहुत ज्यादा है, एक है मुझे एडवांस मिल रहे हैं तो मेरी वर्किंग कैपिटल नीड तो बिल्कुल जीरो है। कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, क्रेडिट अलाउड। क्लियर है ना बेटा बात? पक्का से समझ में आया? क्रेडिट अवेल्ड समझ में आ गया? आएगा कभी आएगा। ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। सर आज केस जरूर कम हो सकते हैं पर बेटा फैक्टर नए बहुत सारे पढ़ लोगे। ठीक है जी, चलो बाबू
केस पढ़ना जरा, सिर्फ पहले हम केस पढ़ रहे हैं, 3 लाइन का केस है, सीधा सीधा भी पढ़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है श्याम वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग हैंडीक्राफ्ट बाय गेटिंग इन टच विद द क्राफ्टमैन इन द रूरल एरिया ऑफ बंगाल। ही वांट्स टू मेक अ लो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल। बेटा वो चाहता है फिक्स कैपिटल में पैसे कम से कम लगे, ठीक है जी। एडवाइस हिम इन टेकिंग सुटेबल डिसीजन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव दैट ही नीड्स टू टेक फॉर द पर्पस। बेटा क्वेश्चन ने आपको क्लियर कर दिया, फिक्स कैपिटल में पैसे कम लगाने हैं उसने। बेटा कहता है आपको बताना है ये डिसीजन कुछ फैक्टर के बेसिस पे। भैया उसको सजेस्ट करो ना कि नेचर ऑफ बिजनेस 3 तरीके का होता है। अगर तेरे को हैंडीक्राफ्ट में काम करना ही है ना तो मैन्युफैक्चरिंग मत करियो। मैन्युफैक्चरिंग में तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तूने कम लगानी है ना फिक्स कैपिटल, तो ट्रेडिंग करियो। सर याद तो आ रहा होगा ना इतना, तो ये तो बहुत पुरानी बात है, चैप्टर शुरू ही इनसे किया था हमने, अगर आपको याद हो। फैक्टर ऑफ एक्टिंग फिक्स कैपिटल से पहली हेडिंग में यही थी। और वो सेकंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, बेटा उसको समझाना लार्ज स्केल पे मत जाइयो, जितना बड़ा स्केल होता है उतनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, स्मॉल स्केल पे काम करियो, ठीक है जी। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव हेडिंग ऐड कर दो अपने बेटा पेपर, फैक्टर ऑफ एक्टिंग फिक्स कैपिटल मैं एक हेडिंग ऐड कर दो बेटा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, और फिर मैं इसको समझाना शुरू करता हूं, ठीक है जी। लो बेटा सामने देखना, बाबू मैं बहुत दूर जा रहा हूं अभी टॉपिक से फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव को समझाने के लिए, और 10 मिनट लगेंगे बेटा समझने में। 10 मिनट के बाद वापसी आऊंगा, लिंक कर दूंगा हेडिंग, ठीक है जी। मैं पहले बोल रहा हूँ, एडवांस में बता दिया, 3 दिन लगेंगे, टेंशन मत लेना। जल्दी का ऐसे कोई फायदा नहीं होता कि हम कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाए, कोई जल्दी नहीं है हमें, आराम से कोर्स पूरा होगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है बेटा। एक चीज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंप्लीटली परचेज से, बेटा एक चीज होती है लीजिंग या लीज फाइनेंसिंग, और बेटा एक चीज होती है रेंटिंग। बाबू मेरा ख्याल आप इस टर्म से और इस टर्म से बड़े फेमिलियर हो, पर बेटा ये टर्म कभी कभी सुनने को मिलती है आपको। बाबू समझते हैं जरा ये चीज क्या है। बेटा आपने ना एक शॉप खरीदनी है, ठीक है, और आप वो शॉप शहीदगंज में खरीदना चाहते हो। आप शहीदगंज मार्केट में गए और बेटा आपने दुकान की कीमत पता करी, और बेटा दुकान की कीमत क्योंकि वो चलता बचा रहा है तो ठीक ठाक कीमत है, उनसे आपको कीमत बताई 1 CR, दुकान भी छोटी सी है, कहता है 1 करोड़ रुपए, खरीद लो। सर एक ऑप्शन तो मेरे पास ये होता है कि मैं कंप्लीटली सेल परचेज करूं, पर बेटा इट इन्वॉल्व अ ह्यूज कैपिटल, ठीक है जी। आपने बेटा कहा नहीं चलो मेरे को ना खरीदनी नहीं है, खरीदा तो 1 करोड़ की, तो क्या बेटा घुमाना, इस पर देने
फेवर में लिख कितने सारी लेसन का सी के फेवर ठीक है ना। आपको बता कंफर्म है कि जितना भी आप कमाओगे, जितना भी कमाएगा इस प्रॉपर्टी को बेचने से, उसका 25% हमेशा ए लेगा। ठीक है जी। इसने ये दुकान 10 करोड़ की बेच दी सी को, ए ने लीज डीड लिख दी कि नए 99 साल अब सी के शुरू हो गए, पर ए क्या करेगा, भैया आपने 9.5 करोड़ कमाए इस प्रॉपर्टी में, 25% पहले इसको दे दो। बैठे बिठाए भाई 2 करोड़ 40-50 लाख अंदर आ गए। ठीक है। दूसरी बात, सी का रेंट भी बढ़ा देगा वो, दो नहीं रहेगा, 5,000 रुपए महीना हो जाएगा, क्योंकि 40 साल बाद ठीक ठाक वैल्यू बढ़ चुकी होगी। अब क्या होगा, नया लेसी ये लेसर है, ये बीच में से साफ, इसने अपना कमा लिया, इसने अपना कमा लिया, रेंट भी बढ़ गया भैया, ठीक ठाक हो गया काम। ठीक है ना जी। एक लेसर ऐसा है सहारनपुर सिटी में, वैसे तो बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, ठीक है ना, जिसके पास 52 दुकानें हैं, एक मार्केट की नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है, नाम मार्केट का नाम बोलूंगा, 52 दुकानें हैं, सब बैठ के यही करता है, हर साल एक प्रॉपर्टी बिक जाती है, कोई और लेसी आ जाता है, रेंट भी बढ़ जाता है, 4-5 लाख रुपए हर साल बढ़ जाते हैं उसके, वो हर साल एक गाड़ी निकालता है, सिर्फ इसी पैसे से, सिर्फ इसी पैसे से, रेंट से, और एक प्रॉपर्टी जरूर बिकती है उसकी, 4-5 लाख उसमें आ जाते हैं, हर साल एक क्रेटा कंफर्म।
भैया समझ में आई बात? अब 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो, अब मैं टॉपिक से लिंक कर रहा हूं, 10 मिनट मेरे पूरे हो गए, मैंने जितना समझाना था उससे भी ज्यादा समझा दिया। बेटा टॉपिक चल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, और अगर आपको फिक्स कैपिटल कम लगानी है, जैसे कि मेरा क्वेश्चन था, फिक्स कैपिटल आपको कम लगानी है, तो सर यूज द फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। ये फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स बता रहा हूं, आप क्या लिखोगे? देखो बेटा, अगर आप कंप्लीटली सेल परचेस करो तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, करोड़ रुपए चाहिए उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। बेटा डोंट यूज दीज ऑल्टरनेटिव, अगर आप कम फिक्स कैपिटल लगाने में विश्वास रखते हो, ईदर टू यूज दिस, और अगर जीरो लगाना है देन यूज दिस। समझ में आते हैं ना बेटा? अगर मैं ये ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करूं तो बेटा 1 करोड़ लगाना पड़ेगा ना दुकान खरीदने में, तो बेटा अपने क्लाइंट को सजेस्ट करो, अगर तेरे को फिक्स कैपिटल कम लगानी है, यूज दिस ऑल्टरनेटिव, लीज पर ले ले दुकान, आधी ही रिक्वायरमेंट है फिक्स कैपिटल की। और अगर बिल्कुल नहीं लगाना, यूज दिस ऑल्टरनेटिव। क्लियर है? यानी कि फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव में परचेज से लीज और रेंटिंग इनकी चर्चा करते हैं। क्लियर है बेटा बात? शिफ्ट हो जाऊंगा? चल बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज टाइम लगे भी तो क्वेश्चन 2-4 कम हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए प्रोवाइडेड। बेटा ये केस आप बहुत इजीली कर लोगे, ए और बी रिक्वायरमेंट पढ़ो फिर केस पढ़ो, मुझे बता दो कि हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, आ गया समझ, फटाफट से करना। बेटा केस पढ़ा है तो इन्वेस्ट कर रहा है, कोई लैंड खरीद रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको बनानी है, भैया कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन किससे रिलेट करता है? फिक्स्ड एसेट से रिलेट करता है, ठीक है ना? उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर लिख दोगे, उसको अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर पूछे हुए हैं ना, 3 ही तो हैं, 3 पढ़े हैं ना फैक्टर मुझसे, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ठीक है, अब ये बी पार्ट पढ़ना, कहता मुझे नहीं पता आपको समझ आया कि नहीं। ऑल्सो स्टेट एनी वन रीजन विच मेक्स इट इंपॉर्टेंट फॉर द अबव डिसीजन टू बी मेड केयरफुली। कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे डिसीजन केयरफुली लेने चाहिए? बेटा टॉपिक पढ़ाया था मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, पढ़ाया था ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व, इरिवर्सिबल डिसीजन, ठीक है ना, रिस्क इन्वॉल्व, और वो याद होगा आपको, सब्सटैंशियल पोर्शन ब्लॉक हो जाता है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देते हैं, तो 4 फैक्टर बड़े थे ना, ठीक है ना जी? बेटा उन 4 में से कोई भी एक लिख देना, इसलिए बेटा ऐसे डिसीजंस को केयरफुली लेना चाहिए। सर याद होगा टाटा नैनो प्रोजेक्ट की बात की थी, मुझे शक्लों से लग रहा कुछ याद ही नहीं आ रहा आपको, करी थी ना टाटा नैनो प्रोजेक्ट की बात। रिवर्स नहीं होते ऐसे डिसीजन, करोड़ों रुपए दे के ही रिवर्स होते हैं। चलो जी, लो जी बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को। बहुत कमाल केस, बहुत ज्यादा कमाल केस। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एडवाइज्ड बाय मिस्टर सेठ इन द अबव सिचुएशन, और उसको अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर। ठीक है जी, केस आप पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 ना समझ आए 2-3 जितने समझ में आए उतने ढूंढना, बाकी मैं बताता हूं फटाफट से। बेटा अगर मैं बात करूं केस की कंसेप्ट कौन सा था, तो कौन सा कंसेप्ट था? कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन में बस एक ही अंतर होता है, पढ़ने में तो दोनों ही सेम लगते हैं कि पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ठीक है। मैंने केस स्टडी पढ़ाने से पहले ही परसों के लेक्चर में शायद या कल के लेक्चर में बोल दिया था, जब भी बोलेगा बेटा डेट इक्विटी रेशो, वो सबसे बड़ा हिंट होगा कैपिटल स्ट्रक्चर का। और यहां देख लो आराम से, Mr. Seth, who advised him about the judicious mix of equity and debt. सबसे बड़ा हिंट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर है कंसेप्ट, अब उसको अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर, जिसमें से 2 नए हैं। ठीक है जी, 2 तो बड़े इजली मिले होंगे आपको। बेटा ये मिला, ये देखो वर्ड भी मेरे जैसे ही हैं। The company could generate cash flow which was not only cover fixed cash payment obligation but also create sufficient buffer. सबसे पहली हेडिंग कैश फ्लो पोजीशन कैपिटल स्ट्रक्चर में यही पढ़ाई थी। अगर मेरी कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि फिक्स खर्चे देने के बाद मैं 2 खर्चे और निकाल सकता हूं, एक प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट,
हमेशा रेस करूंगा फंड किससे, डेट से। ठीक है जी, पहला फैक्टर मिला। चलो जी बाबू, एक ये भी बात मिल गई होगी, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता। ठीक है ना, हाँ मुझे पता है भैया, मैं तो वो बात कर रहा हूं जो तुमने पढ़ रखी है। मिल गया, दो तो फैक्टर मिल गए होंगे ना, और मैंने पहले ही बोल दिया कि दो नए हैं, वो दो नए बता देता हूं कौन सा है। बेटा यहां से पढ़ना शुरू करना, या बल्कि इससे भी एक लाइन पहले से पढ़ी, यहां से कहता मिस्टर सेठ ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू टेक लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लो, दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क बट विल ऑल्सो रेज द रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा मिस्टर सेठ ने कहा अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लो क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, लेकिन उसने ये भी बता दिया कि कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। सर देखो, लोन लेने के फायदे हैं चार, तो वही हमने फायदे पढ़े हैं, पर बेटा एक नुकसान भी है, फाइनेंशियल रिस्क राइज हो जाता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है बेटा, इनएबिलिटी ऑफ फर्म टू पे फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट। बेटा जहां फर्म इनएबल हो जाए, अनेबल हो जाए बेटा, कि उससे दिए ही नहीं जा रहे भैया फिक्स्ड खर्चे, इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा, प्रिंसिपल भी नहीं ले रहा, इतना लोन ले लिया। भैया लोन लेना अच्छी बात है, पर उसके नीचे दब जाना बहुत बुरी बात है, कि भैया मेरी तो नेट प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए के, और मैं इतना लोन लेके बैठ गया कि उसकी ब्याज ही ब्याज 5 लाख रुपए। तो बेटा इनएबिलिटी तो अराइज होगी ना, कि मुझसे फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ही नहीं पे हो रहे। तो बेटा एक फैक्टर ऐड करना है कैपिटल स्ट्रक्चर में, फैक्टर का नाम है रिस्क कंसीडरेशन, और ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो फाइनेंशियल रिस्क एक्सप्लेन करना। ठीक है जी, और बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर में ही एक और हेडिंग भी ऐड कराने वाला हूं, सामने देख लेना बेटा, बस 1 मिनट और। कहता है ये पढ़ो जी, कहता है एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आफ्टर ड्यू। ठीक है, बाकी की तो जरूरत नहीं बाबू। कहता है सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर ये भी समझो कि डेट से पैसा लेने से क्या होता है बेटा, टैक्स डिडक्शन होता है, टैक्स सेविंग होती है, टैक्स कम पे करना पड़ता है। सर याद है मैंने टैक्स कम पे करने की एक बात करी थी, डेट का एक फायदा था ना, टैक्स सेव करा कर देता है बाबू आप। और उसमें मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश की थी, अगर आपको दिख रहा है ना 10% डेट है, तो भैया ठीक है, आप आंखों से तो सोच रहे हो भैया 10% कॉस्ट आ रही है, पर बेटा ये कॉस्ट नहीं आती डेट की कभी भी। कॉस्ट क्या आती है, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट 30% है तो आपको सच में डेट सिर्फ 7% पड़ रहा होता है। ये बात मैंने मन दिखाने की कोशिश करी थी। सर सेम बात आपको एक्सप्लेन करनी है, हेडिंग का नाम है टैक्स रेट, हेडिंग का नाम है एनसीईआरटी में टैक्स रेट। अब सुन लो बेटा, टैक्स रेट, इसमें टैक्स सेविंग वाली बात एक्सप्लेन करनी है, दिमाग में रखना। ठीक है जी, और रिस्क कंसीडरेशन में फाइनेंशियल रिस्क वाली बात। क्लियर है बेटा बात, समझ में आ गई। कैपिटल स्ट्रक्चर में अब कुल मिलाकर 8 हेडिंग हो गई होंगी, वर्किंग कैपिटल में 8 हो गई हैं, फिक्स कैपिटल में 1 बढ़ गई 7, डिविडेंड डिसीजन में 1 बढ़ गई 7। ठीक है जी, चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बाबू। पढ़ेंगे आप, ए और बी रिक्वायरमेंट पढ़ो, फिर केस पढ़ो फटाफट से। केस पढ़ा बाबू, कहता है कीपिंग द अबव कंसीडरेशंस इन माइंड, नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस शालिनी शुड नॉट चूज फॉर फाइनेंसिंग द मॉडर्नाइजेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ आवर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कहता कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज नहीं करना चाहिए शालिनी को, और उसको सपोर्ट करने के लिए एक बात बता दो, एक रीजन। सर आपको अगर ढंग से पढ़ चुके हो तो 3 रीजन है, तीनों रीजन मिल रहे हैं तो बेटा समझ लो आपने बैच में कुछ सुना है, और अगर एक ही मिल रहा है तो भैया कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी। बाबू देखो कितना क्लियरली उसने बोला, द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस वाज हाई। भैया अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो बेटा डेट से पैसे मत लेना, कहीं दो और फिक्स्ड बर्डन लेकर बैठ जाओ, पहले से ज्यादा है ना कॉस्ट, मतलब नहीं लेना ना डेट। और उसने यही पूछा था किससे नहीं लेना,
पहला फैक्टर ये फेवर करता है डेट का, ओ सॉरी इक्विटी का, ठीक है जी। दूसरा, द कैश फ्लो पोजीशन वाज वीक, धंधे में कैश ही नहीं होता। सर डेट से पैसा नहीं लेते जब कैश नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ता है निकाल के जेब से। दो, तीसरी बात कहीं ना कहीं नीचे होगा कि मार्केट बुलिश फेस में, अगर मार्केट बुलिश फेस में होती है हमेशा इक्विटी से पैसा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया को लगता है कि अभी बढ़ जाएगा, अभी बढ़ जाएगा, शेयर अभी खरीद लेता हूं, दुनिया इस लालच में खरीद लेती है। बात समझ में आती है? तो तीन फैक्टर थे। अब इसने कहा है कोई और दो फैक्टर लिख दो जो केस में डिस्कस ना हुए हो। देखो मैं इस वजह से भी तीनों फैक्टर पढ़ाना चाहता था, क्योंकि बी पार्ट ऐसा था, अगर मैं एक रीजन लिख भी दूं सपोर्ट करने को, मैंने एक लिख दिया और उसने दो अदर फैक्टर मांगे जो केस में ना हो, भैया अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उनको और आपने उन दोनों में से कोई चिपका दिया तो फालतू में नंबर दिया होगे, ठीक है ना। अब कुछ भी हो जाए, ना तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखना फाइनेंसिंग डिसीजन का, ना ही बेटा कैश फ्लो पोजीशन लिखना, ना ही बेटा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट लिखना। मैंने 7 हेडिंग पढ़ाई है, नोट्स में 7 हैं, 3 छोड़कर बची हुई 4 में से कुछ लिख दो। कॉस्ट रिस्क रोटेशन कॉस्ट कंट्रोल, 4 बची हैं, कुछ भी लिख दो चारों में से। और एक बात सुनो, ये फाइनेंसिंग डिसीजन का क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर का नहीं। अब देखने में यहां पे भी पैसा ही लेना था, पर कहीं डेट इक्विटी रेशो का हिंट नहीं था, ठीक है जी। क्या टाइम है? 43 हो गए। आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।